हाय दोस्तों, आज हम लोग जो है बंगाल का नवाब स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बंगाल के नवाब का जो है कौन कौन आया था, जैसे कि कौन कौन था, इसका ट्रिक हम लोग बताए थे। टोटल 11 था, जिसमें से मेन 10 था। 11वां इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक ही आदमी 2 बार उस कार्यकाल को बंगाल का नवाब बना है। तो याद रखिए ये कौन था, जाफर था। ठीक है, जाफर जो है वही जाफर जो क्लाइव का गधा था उसको बोला जाता था। और जाफर 2 बार कार्यकाल किया है, 2 बार गद्दी पर बैठा है, मतलब बंगाल के नवाब की गद्दी पे। तो हम लोग ट्रिक से याद किए थे कि मूसू सर अली सीरा जा कासिम जा नवाब सेफ है मुबारक हो। मूसू सर अली सीरा जा कासिम जा ये नवाब सेफ है मुबारक हो। तो जिसमें से आपको बोले थे मुँह से मुसू को लिखा, सू से सुजाउद्दीन, याद रखिए सुजाउद्दीन, सर से सरफराज खां, अली से अलीवर्दी खां, सिर से सिराजुद्दौला, जा से मीर जाफ़र, कासिम से मीर कासिम, जा से मीर जाफ़र, नवाबुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। तो ये टोटल आपका 11 आपका यह शासक रहा है, जिसमें से एक आदमी 2 बार शासन किया, जाफ़र, मीर जाफ़र। तो याद रखिए वो गधा था क्लाइव का, मीर जाफ़र अंग्रेज का साथ दिया था। तो कह सकते हैं कि वो जो है एक निर्लज आदमी था। तो चलिए हम लोग आज बंगाल का नवाब स्टार्ट कर रहे हैं और उसके जो उपलब्धियां हैं और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था और वो क्या थे। तो हम लोग जो है बंगाल का नवाब को टोटल 3 फेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है आपका पहला फेज में देखते हैं कहाँ तक चलता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका टोटल 3 लेक्चर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव जो है कौन रखा था, मुर्शिद कुली खां। तो यह तो पहले से ही रिपीट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां था कौन, तो दक्षिण का एक ब्राह्मण था, मतलब वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण से वो क्या बन गया, मुस्लिम, इसलिए मुस्लिम बन गया, तो इसलिए उसका नाम मुर्शिद कुली खां रखा गया। चलिए, मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा कि हम आपको बोले थे कि बंगाल का नवाब, चाहे आपका अवध का नवाब, चाहे आपका रुहेलखंड हुआ और आपका कर्नाटक हुआ, चाहे हैदराबाद हुआ, चाहे मैसूर हुआ, तो और कर्नाटक हुआ, तो ये सब का जो नवाब जो बना अपने आप को, तो ये सब नवाब सूबेदार था। ये सब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। बाद में क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी रहा, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम के बाद जो भी आया, मतलब औरंगजेब के बाद जो भी आया, ये सब कमज़ोर पड़ गया। तो ये सब सूबेदार क्या किया कि बोला कि भाई हम लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, क्या ज़रूरी है हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहें, किसी का अंडर में हम क्यों रहेंगे, हम ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्र घोषित करने वाला जो शासक था ये आपका सूबेदार था, मुर्शिद कुली था। उसी प्रकार यहाँ पे पहले भी आपको बता चुके हैं, जैसे बंगाल का मुर्शिद कुली अपने आप को स्वतंत्र किया। शहादत खां सूबेदार था कहाँ, अवध का, तो अवध अपने आप को कहा कि नहीं भाई हम अवध, अब हम अपना स्वतंत्र रहेंगे। और उसी तरह चीन किलिस खां हैदराबाद, जिसको निज़ामुल मुल्क बोला जाता है, वो अपना हैदराबाद स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया खुद को। सदातुल्ला खां कर्नाटक का और मार्तंड वर्मा केरल में। यह हैदर अली जो है मैसूर में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और अली मोहम्मद खां रुहेलखंड में अपने आप को कहा कि अब रुहेलखंड में हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, अब मुगल इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो हम लोग तो बंगाल का नवाब पढ़ रहे हैं। तो बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा दक्षिण का एक ब्राह्मण था। 1701 ई में आपका बादशाह औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार था। औरंगजेब जो है डायरेक्ट इसको नायब सूबेदार घोषित किया था। और याद रखिएगा ये औरंगजेब नियुक्त किया था और ये अंतिम नायब सूबेदार था बंगाल का, कौन, मुर्शिद कुली खां। आपको याद रखना है कि मुर्शिद कुली खां 1701 में बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार, मतलब सूबेदार अपने घोषित किया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। उस समय जो है बंगाल का सूबेदार कौन था, औरंगजेब का पौत्र अजीमुश शाह। तो जब 1701 में जब ये नायब सूबेदार बना, तो उस समय जो सूबेदार था वहाँ का, कहाँ, बंगाल का, वो अजीमुश शाह था। और कौन था अजीमुश शाह, तो याद रखिए औरंगजेब का पुत्र था, सॉरी पौत्र था, मतलब बेटा का बेटा। मुर्शिद जो है, मुर्शिद ने नाजिम वो दीवान के पद को एक कर दिया। तो मुर्शिद को लिखा क्या क्या कि भाई ना रहेगा बास और ना रहेगा दीवाना। तो
नाजिम और दीवाना को दोनों को एक पद कर दो। ठीक है, बंगाल में। तो ये कौन क्या, मुर्शिद कुली खां। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। वंशानुगत शासन मतलब कि बंगाल का जो सूबेदार बनेगा वो जो है मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद बेटा का बेटा, चाहे वो दामाद हो, चाहे कोई, मतलब कि खानदान ही चलेगा। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र के अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते थे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। क्या होता है, स्टार्टिंग से ऐसा था कि स्वतंत्र मतलब अपने आप को समझता था, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन मुर्शिद कुली खान जो है डायरेक्ट कह दिया, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, कि भाई हम अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं। ठीक है। तो जब मुर्शिद कुली खान 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, याद रखिएगा कि बंगाल का राजधानी पहले ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद जो किया वो मुर्शिद कुली खां था। और मुर्शिदाबाद से हम जहाँ रहते हैं, मेरा घर हुआ मुंगेर, तो मुंगेर जो किया था ये आपका मीर कासिम किया था। याद रखिएगा, मीर कासिम जो है मुंगेर अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए 1717 में, एक मिनट हिल रहा है, 1717 ईस्वी में फारूक सियार द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार गवर्नर बना दिया। अब 1701 में तो वो नायब सूबेदार था, किसके काल में, औरंगजेब के काल में। और उस समय जो सूबेदार था वो था कौन, औरंगजेब का बेटा अजीमुस्सा। लेकिन 1704 को क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बना दिया था, कौन, मुर्शिद कुली खान 1704 में। और 1717 में क्या किया कि फारूक सियार क्या किया, उसको जो है मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया, मतलब क्या किया, गवर्नर बना दिया। यह बादशाह द्वारा सीधे तौर पे नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके बाद कोई डायरेक्ट आपका बादशाह नहीं इसको, ये सूबेदार को रिक्रूट किया, ये अंतिम था। क्योंकि इसके पश्चात यह पद वंशानुगत हो गया। मतलब कि अब मुगल सम्राट का क्या मतलब, जब हम मुर्शिद कुली खां दिमाग लगाया, बोला कि हम वंशानुगत कर देते हैं, मेरा बेटा का बेटा या मेरा दामाद या मेरा बेटा का फिर बेटा, ऐसे करके राज करेगा, मतलब बंगाल का सूबेदार बनेगा। 1719 में क्या हुआ, उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो 1719 में क्या किया, उड़ीसा किसके अंदर में आ गया, बंगाल के अंदर में। इसका मतलब समझिए कि मुर्शिद कुली खां के अंदर में आ गया। तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूल को सुदृढ़ किया और इसके लिए छोटे जमींदार का उन्मूलन किया, बड़े जमींदारों का प्रोत्साहित किया, वो खालसा भूमि का विस्तार किया, वो इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। तो याद रखिए कि राजस्व उसको वसूलना है, क्या कि देश चलाना है या बंगाल चलाना है, तो कहीं ना कहीं टैक्स लेना पड़ेगा। तो टैक्स लेना पड़ेगा, तो वो जो टैक्स स्टार्ट किया वो आपको याद रखिएगा, खालसा भूमि का विस्तार किया, और प्लस आपको वो इजारेदारी प्रथा का क्या क्या बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने बड़े, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि मुर्शिद कुली खां जो है किस प्रथा, मतलब राजस्व वसूली में किस प्रथा का क्या क्या बढ़ावा दिया। तो याद रखिए इजारेदारी प्रथा। एक्चुअली जो ब्लैक में है ना, ब्लैक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ब्लैक में दिया गया है। मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया, वो किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। एक्चुअली क्या है ना कि तकावी ऋण क्या होता है कि तकावी ऋण आपका जो है होता है कि पहले ही आप जो है क्या बोलते हैं, किसान को ऋण दे देते हैं, कि आप पहले से आप ऋण लीजिए, आपको दे देते हैं, और जो है आप क्या करिए, भू राजस्व या भू का प्रबंध करिए। ठीक है। अब जो है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्मिंगर याद रखिए, फर्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, मुर्शिद कुली खां जो है राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो गया था। राजस्व सुधार बहुत अच्छा किया था मुर्शिद कुली खां, इसलिए एक जो है इतिहासकार था जिसका नाम था फर्मिंगर। तो फर्मिंगर बोला कि याद रखिएगा कि फाड़ दिया क्या, मूसा, तो मुर्शिद, तो फर्मिंगर मुर्शिद, ऐसे कोई ट्रिक से याद रखिएगा, मे भी आपको याद हो जाए। तो फर्मिंगर के रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां ने राजस्व सुधारों के
कारण क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां इतना अच्छा अपना राजस्व सुधार किया, इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट किया, तकाबी ऋण स्टार्ट किया, तो इससे क्या हुआ कि उसके राजस्व में 1.5 करोड़ रुपया आ गया। 1.5 करोड़ समझिए, अभी का 1.5 करोड़ आपको मिल गया तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 1972 में 1935 अब 20 3 2 55 1955-56 में हमारे जो दादाजी हैं उनको 35 रुपया मिलता था सैलरी। तो आप सोचिए कि 1.5 करोड़ पहले इसको बंगाल को राजस्व प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका नज़र अंग्रेज इसका नज़र रखा था, अंग्रेज जो है नज़र रखा था। ऊपर से और क्या कि कहीं ना कहीं मुर्शिद कुली खां का राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छा था, वसूली। मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हो, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि 3 विद्रोह कौन कौन हुआ। तो पहला विद्रोह जो हुआ था वो आपका सीताराम और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये तीनों मिलके जो है क्या किया, इसके साथ विद्रोह किया। तो ये आपका पहला विद्रोह था। दूसरा विद्रोह जो हुआ याद रखिए सुजात खां से, दूसरा जो लड़ा मुर्शिद कुली खां तो सुजात खां से, और लास्ट में एक नजात खां है उससे भी लास्ट में अंतिम विद्रोह। तो 3 विद्रोह हुआ। एक तो 3 विद्रोह में पहला विद्रोह जो है तीनों था आदमी, सीताराम दया नारायण आपका, और सीताराम राय, दया नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये तीनों जो है मिलके पहला युद्ध इससे लड़ा, कौन, मुर्शिद कुली खां। दूसरा युद्ध सुजात खां से और तीसरा युद्ध नजात खां से। ठीक है, मुर्शिद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधे राजस्व एकत्र करता था। तो रैयतों से सीधे राजस्व वसूल करता था, इस चीज़ को याद रखना। चलिए, तो ये आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ। और दूसरी बात याद रखें, मुर्शिद कुली खां का एक पहला कि 1701 में नायाब सूबेदार था, 1704 में ढाका को मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया, बंगाल का राजधानी। 1717 में फारूक सियार उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। उड़ीसा बंगाल के अधीन कब आया, 1719 इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट किया, तकावी ऋण स्टार्ट किया। 3 विद्रोह इसके सामने काल में हुआ। नजात खां पहला आपका क्या है, सीता उदय गुलाम पहला विद्रोह, और दूसरा का सुजात विद्रोह सुद्धा के लिए, और अंतिम जो है तीसरा विद्रोह आपका नजात खां के साथ हुआ। ठीक है, अब आपको ट्रिक से आपको पता है कि भैया मूसू सर अली सिरा, तो सर से अति मूसू सू, पहला तो मुंह से मुर्शिद कुली खां हो गया। अब दूसरा आपका सुजाउद्दीन है, तो सुजाउद्दीन जो है 1727 से 1739 राज किया था। याद रखिएगा, सुजाउद्दीन जो है 1727 से 1739 राज किया था। यह मुर्शिद कुली का क्या था, दामाद था। तो कहीं ना कहीं मुर्शिद कुली खां जो है वंशानुगत कर रहा है, भले बेटा को नहीं तो बेटा के जैसा दामाद को तो कर रहा है। इसके समय जो है मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह द्वारा 1733 में बिहार भी बंगाल के अधीन आ गया। बिहार जो है उस समय बंगाल के अधीन आ गया, जब 1733 में उस समय नहीं था। 1733 के पहले बिहार बंगाल अलग था, लेकिन 1733 के बाद बंगाल में अपना राजस्व इतना फैला लिया मुर्शिद कुली खां, तो पहले तो उड़ीसा अपने अंडर किया, और 1719 में उड़ीसा अपने अंदर किया। ठीक है, और 1733 में जो आपका बंगाल का नवाब था उसी के बारे में बोल रहे हैं, ये जो है बिहार अपने अधीन किया और उड़ीसा। अब जो है यह मुर्शिद कुली खां उत्तराधिकारी बना, तो मुर्शिद कुली ऑब्वियसली उत्तराधिकारी बना ही। वह मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में पूर्णतः स्वतंत्र रहा। राजस्व भेजता था लेकिन जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ही लिया था। 1732 में क्या हुआ कि सुजाउद्दीन ने, याद रखिएगा, अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार बना। तो सुजाउद्दीन क्या किया कि अलीवर्दी खां जो है बहुत अच्छा शासक था। याद रखिएगा कि ये जो है अंग्रेज को भली भांति समझता था कि अंग्रेज जो है क्या कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार बनाया। ठीक है, कौन, आपका सुजाउद्दीन। उसके बाद क्या हुआ कि आपका सुजाउद्दीन के बाद आपका कौन है, आपका सरफराज
खां 1739 से 1740। तो शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना। तो शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना। तो हम क्या बोलते हैं, मुँह सू सर, तो मुँह से मुर्शिद को लिखा, सू से शुजाउद्दीन, मुँह सू सर, सर से आपका सरफराज खां आ गया, सर फिर अली, अली से अलीवर्दी खां आएगा। तो बना जिसने आलम उद दौला या हैदर जंग की उपाधि ली। तो याद रखिएगा कि हैदर जंग मतलब आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसे प्रदान थी, तो याद रखिएगा सरफराज खां। तो ट्रिक से याद रखिएगा सफदरगंज, हालांकि ये अलग शासक है, आपको आगे मिलेगा, जैसे में भी शायद अवध का है, लेकिन आप इसमें याद रखिएगा सरफराज जो है, सरफराज से याद रखिएगा कि इसको जो उपाधि मिला था वो हैदर जंग, तो सरफर जंग ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो याद रखिएगा सरफराज खां का आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि। और याद रखिए ये आपको इकबाल बोला था, ये ऐसे ही आपको बता रहे हैं याद करने के ट्रिक से। तो उपाधि धारण की तथा इसको बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 में घोड़िया मतलब गिरिया, याद रखिए गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया। तो गिरिया का युद्ध जो है, हालांकि कहीं कहीं 1739 लिखा रहता है, तो मे भी आप हमको लगता है 1739 से याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑथेंटिक किताब है तो इसमें गलत तो हो नहीं सकता है, तो ठीक है जैसा भी आएगा, लेकिन याद रखिए दोनों एक साथ नहीं आएगा आपका। तो गिरिया का युद्ध जो है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा भैया गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा सरफराज और वर्सेस आपका किससे, अलीवर्दी खां। सरफराज का निकनेम क्या था, आलम उद दौला हैदर जंग। सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, चलो ये याद रखिएगा कि कर में कमी कौन किया था, तो आपका सरफराज। और याद रखिएगा एक चीज़ और कि ये जो है गिरिया का युद्ध ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के काल सरफराज खां का हत्या कर दिया था, याद रखिएगा, पराजित कर मार डाला था गिरिया के युद्ध में। किसको, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को मार डाला था। अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब कि दिल्ली मतलब वही मुगल सम्राट, जब मुगल साम्राज्य दिल्ली ही मेन था ना उसका, वो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर, तो दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र, आपको अगर पूर्णतः स्वतंत्र की बात करें मतलब कोई वसूली तसूली कुछ नहीं देना है, तो ये अलीवर्दी खां था। लेकिन अगर सिर्फ स्वतंत्र राज्य बोलेगा, किसने घोषित किया था तो आपका मुर्शिद को लिखा। लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र अगर बोलेगा तो याद रखें अलीवर्दी खां, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ लोग से मे भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है ये बंगाल का वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था। तो वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था, तो अलीवर्दी खां। याद रखिए मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी किस से नवाजा गया था, ये जो है बोला था अंग्रेज को कि ये लोग मधुमक्खी है, तो इसको टोनो नहीं तो ये आपका भंग उड़ देगा, ये आगे आपको मिलेगा। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपया दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना वो नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दे। कहने का मतलब है कि अलीवर्दी खां क्या किया कि 2 करोड़ पहले ही दे दिया कि चलो भाई नजराना 2 करोड़ देते हैं, और फिर बाद में क्या, ऐसा बात नहीं, मुगल सम्राट आपको इनसे मांगा भी होगा, लेकिन ये क्या किया, ये नजराना देना बंद किया। और ये जो पैरवी होता था कि भाई अनुशंसा करता था कि भाई ये करो वो करो मुगल सम्राट, तो वो अलीवर्दी खां ध्यान नहीं देता था, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को स्वतंत्र मान लेता, भाई बंगाल में तुम कहाँ, वहाँ दिल्ली में हो, तो तुम्हारा बात वैसे भी हम मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। अलीवर्दी खां बहुत दिमाग का तेज था, याद रखिएगा। तो 1740 से 1756, वैसे भी आपका 16 साल राज करना वो भी बहुत बड़ी बात है। अब जो है मराठा सरदार रघुजी, याद रखिए रघुजी भोसले ने अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ वसूली के लिए भेजा, ठीक है।
1744 में भास्कर पंत की हत्या कर दी। अब आपको क्या बोले, अलीवर्दी खां दिमाग का तेज है। अब भास्कर पंत आएगा और अलीवर्दी खां से पैसा मांगेगा। एक तो वो मुगल साम्राज्य जो पूरा फैला हुआ था उसको तो ढेर भाव नहीं देता है, तो इस भास्कर पंत को क्या भाव देगा। और याद रखिएगा ये दूत था, सॉरी वित्त मंत्री था, अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ का याद रखिएगा। मराठा जो है दो कर वसूलता था आपका कौन, चौथ और सरदेश मुख, चौथ और सरदेश मुख। इस पर राघु जी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इसलिए आप हमारे मराठा जो राघु जी भोसले थे मराठा सरदार, उनका जो है वित्त मंत्री भास्कर पंत को मारने के बाद कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य आज आग बबूला होगा और जाके अलीवर्दी खां जो बंगाल का है उस पर वहां पर अटैक कर देगा। कौन, मराठा। मराठा आक्रमणों से तंग होकर क्या किया अलीवर्दी खान ने 1751 में रघु जी भोसले के साथ संधि कर ली। क्या संधि का, याद रखिएगा कि मराठा का वर्चस्व भी बहुत भयानक कायम था, इतना आसान नहीं था मराठा को हराना। ठीक है, अलीवर्दी खान सिर्फ बंगाल में ही अपना वर्चस्व जमा कर सकता था, लेकिन मराठा जो है समझिए कि पूरा साउथ उसी का था उस समय, क्योंकि मराठा का वर्चस्व बहुत आगे तक था, जिसके तहत वह मराठों को 12 लाख रुपया सालाना चौथ देता था। तो मराठा को कितना लाख सालाना चौथ देता था, तो याद रखिएगा 12 लाख सालाना। तो 12 लाख साल में क्या बोला है, अलीवर्दी खां और इसके भोसले के बीच संधि, और संधि में क्या होता है कि जो हारता है उसको मानना पड़ता है और जो जीतता है वो जो है हेड होता है कि हम जो बोलेंगे तुम वो करोगे। तो मराठा यहाँ कहीं ना कहीं जीत गया होगा, तभी तो अलीवर्दी का कहा मराठा सम्राट को, सॉरी मराठा साम्राज्य के जो आपका क्या है भोसले को, कि भैया तुम बंगाल को पर आक्रमण मत करो, हम तुमको 12 लाख रुपया साल में चौथ के रूप में देंगे, और उड़ीसा भी तुम ले जाओ। मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, हर साल तुमको 12 साल देंगे, 12 लाख रुपया देंगे। ये कौन बोला, अलीवर्दी खां। ऊपर से उड़ीसा भी तुम ले जाओ। किसको बोल रहा है, तो आपको मराठा साम्राज्य राघु जी भोसले को बोल रहा है, ताकि तुम हमको रहने दो, बंगाल पर अटैक मत करो। अलीवर्दी खां को 1748 में क्या नाम था, मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। तो ये जो मुस्तफ़ा खां है, याद रखिएगा अफगान विद्रोह इसी के काल में हुआ था। ये क्या हो रहा है, अफगान विद्रोह आपका इसी में काल में हुआ था। और ये जो अफगान का जो हेड था आपको मुस्तफ़ा खां था। कौन था, मुस्तफ़ा खां था। और याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अलीवर्दी खां के काल में कौन अफगान विद्रोह हुआ था और उस अफगान विद्रोह का शासक कौन था, तो मुस्तफ़ा खां। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा कि भैया अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि धारण की। ठीक है, एक मिनट रुको, हल नहीं करना। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, तो आपका क्या है कि अलीवर्दी खां दिल्ली का कोई सम्राट होगा, वही इसको महावत जंग की उपाधि दिया होगा। तो याद रखिए महावत जंग। इससे पहले जो आपको सरफराज खां का, तो सरफराज खां को जो उपाधि दिया था उसको हैदर जंग की उपाधि दिया था। ठीक है, शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना, जिसने आलम उद दौला हैदर जंग, ये हैदर जंग है सरफराज खां, हैदर अली नहीं समझिएगा, याद रखिए हैदर अली अलग है, वो आपका कहाँ है, हैदराबाद में, मैसूर में, सॉरी। और ये जो है आपका ये हैदर जंग है, ये सरफराज खां उपाधि लिया था। और ये महावत जंग है, कौन, अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि धारण की, पहले उपाधि दिया जाता था। अलीवर्दी खां ने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा, तो अंग्रेजों द्वारा क्या, कलकत्ता, और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। अब भाई तो अंग्रेज क्या किया था, कलकत्ता में किलाबंदी करने लगा था। तो बिना पूछे अलीवर्दी खां बंगाल का हम सूबेदार हैं,
तो अंग्रेज बिना पूछे अगर कोई ये काम करेगा, किलेबंदी करेगा, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होगा। तो फ्रांसीसी भी क्या किया, चंद्रनगर पर किलेबंदी करने लगा। तो विरोध किया और कहा कि तुम क्या है, तुम व्यापारी हो। याद रखिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको 100% कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा। इसको की हटा दीजिए, ठीक है, कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, ठीक है। तो याद रखिए, तो ये जो कहा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, ये अलीवर्दी का कहा किसको, अलीवर्दी खान कहा किसको, तो आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कहा। तो फ्रांसीसी क्या किया, वो तो मान गया कि चलो भाई ठीक है अलीवर्दी खान, आप सूबेदार हैं, आप जो कहिए हम वो करते हैं। लेकिन अंग्रेज तो क्या था आपका, वो तो राजपाट हटना चाहता था, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। तो लेकिन अंग्रेज नहीं माने, तो अंग्रेज नहीं माना, लेकिन फ्रांसीसी मान गया कि ठीक है भाई, हम चंद्रनगर पर किलेबंदी नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज बोला नहीं, हम कलकत्ता पर तो करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है बहुत अपना वर्चस्व पूरे विश्व में कायम किया हुआ था। अलीवर्दी खान ने क्या किया, मृत्यु से पूर्व, मरने से पहले अपनी नाती सिराजुद्दौला, याद रखिए अलीवर्दी खान का नाती था सिराजुद्दौला, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकतगंज, ये शौकतगंज जो है ना, सिराजुद्दौला का मसेरा भाई है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, याद रखिए सबसे छोटी बेटी, नाम नहीं याद आ रहा है, तो सबसे छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, किसका, अलीवर्दी खां का। और बहुत समझदार था, इसलिए अलीवर्दी खां कहा कि नाती तुम ही बनो, और सब नाती जो है क्या है, अंग्रेज का दल्ला है। तो शौकत अली क्या किया, पूर्णिया का जो फौजदार था शौकत अली, वो अलीवर्दी खां का बेटी घसीटी बेगम, वही सिराजुद्दौला की जो मौसी है घसीटी बेगम, ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दे दी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो बड़ा बेटी है उसी का बेटा बनेगा, ठीक है, सबसे छोटा बेटी का बेटा कैसे बन जाएगा, सिराजुद्दौला कैसे बन जाएगा। इससे क्या हुआ, शौकत जंग और घसीटी बेगम ये क्या लड़ लिया किससे, सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला क्या किया, शौकतगंज को मार दिया, ठीक है। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा दिया। तो क्या हुआ ना कि क्या किया कि घसीटी बेगम और शौकत जंग, इसको सपोर्ट कौन किया, अंग्रेज, और सिराजुद्दौला का कौन सपोर्ट किया, तो आपका फ्रांस, शायद यही होगा, देख लेते हैं। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा, अलीवर्दी खान अंग्रेज के बारे में समझे सीधी बात, कि ये मधुमक्खी हैं, ये क्या है, मधुमक्खी हैं के समान है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, और यदि छेड़ जाए तो डंक मारेगी। ये अलीवर्दी खान की, तो आपको बोले थे स्टार्टिंग में ही, आपको बताए थे कि अलीवर्दी खान ये बात कहा था, ठीक है, कि क्या है, अंग्रेज एक मधुमक्खी है, कि ठीक है छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देगी, अगर जरा से इसको छेड़ दोगे तो ये क्या करेगी, आपको डंक मारेगी। अलीवर्दी ने कहा था कि वह अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। तो ये बात आपको कौन बोला, तो ये बात आपको अलीवर्दी ही कहा। और अलीवर्दी खान लास्ट में एक बात और कहता है, किसको, सिराजुद्दौला को, कि नाती है ना, होगा हाँ नाती, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल मत करना, मतलब एक के साथ सबको अटैक नहीं करना, तीनों में अंग्रेज सबसे सख्त है, पहले उसका अंत करना। अंग्रेज बहुत बोले था आपको, अलीवर्दी खान बहुत ताकतवर, बहुत समझदार शासक था, ठीक है। नोट है कि सिराजुद्दौला एवं उसके उत्तराधिकारी, अच्छा ये तो कह रहा है कि मुगल बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। क्योंकि आपको पता है मुर्शिद कुली खां के काल में ही कुछ जो है आपको अंडर में कर लिया था। तो बांग्लादेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, अभी फ़िलहाल जो है जो बिहार हुआ और उड़ीसा, ये सब पूरा जो है बंगाल के अंतर्गत आता था,
ठीक है। बंगाल में जो है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। व्यापारिक कोठी जो है हुगली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। किसके लिए? अंग्रेज जो था और फ्रांसीसियों के लिए। 1651 में शाह शुजा, याद रखिए शाह शुजा जो है आपका शाहजहां का बेटा है। तो शाह शुजा ने क्या हुआ, अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली पर अपना प्रथम कारखाने स्थापित किया। तो 1651 में सबसे पहली बार जो है शाह शुजा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला क्या किया, शाह शुजा से ऑर्डर लिया, कहा कि भैया, अंग्रेज बोला कि मुगल सम्राट आप कृपया करके हुगली में हमको क्या किए, प्रथम कारखाना बनाने का इजाज़त दे। तो शाह शुजा बोला ठीक है जाओ। याद रखिए ये शाह शुजा आपका दारा सिकोह का भाई था, औरंगजेब का भाई था। 1670 और 1700 के बीच क्या हुआ 70 से 17 मतलब 30 साल के अंदर क्या हुआ कि बंगाल में आधुनिकीकृत होना चाहिए या अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंटरलोपर कहा जाता था। याद रखिए पूछता है कि इंटरपोलर किसे कहा जाता है, तो ये अनधिकृत अंग्रेजी व्यापारी को इंटरलोपर कहा जाता है, ने कंपनियां नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेजी और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। तो कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार आप करेंगे तो क्या मुगल आपको अलाउ करेगा? मुगल जितना आपको दिया है व्यापार करने, आप उसी के हिसाब से व्यापार करेंगे, उसी के रूल के हिसाब से करेंगे। बिना रूल का अगर आप व्यापार करेंगे तो ये तो मुगल सम्राट यहाँ राज है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज और मुगल सम्राट में क्या होगा, मुगल सम्राट में क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता, याद रखिए अलीवर्दी खान ने कलकत्ता व चंद्रनगर पर अंग्रेज और फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया। तो कलकत्ता पर जो अंग्रेज किया था किलेबंदी, तो जो है इसको मना किया गया था, लेकिन ये माना नहीं। लेकिन चंद्रनगर पर जो किया था फ्रांसीसी, इसको मान गया। ठीक है। और विरोध करने वाला कौन था? अलीवर्दी खान इसके थे। तो ये जो है आपका पहला सेशन हुआ। पहला सेशन अब टोटल आपको बोले थे कि बंगाल का नवाब टोटल 3 सेशन में होगा। ये आपका पहला सेशन है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है ये आपको कर दिया गया है। और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मूसू सर अली आपका सिराज, तो ये तीनों आपका हो गया। सिराजुद्दौला तो हो ही गया ना, हाँ नहीं सिराजुद्दौला नहीं हुआ, अली हुआ। तब मूसू सर अली टोटल 4 हुआ। फिर आपका अगला होगा सिराजुद्दौला, जाफ़र, कासिम, फिर मीर जाफ़र, तब नवाब, सैफ और मुर्द। तो याद रखिएगा टोटल किसी भी तरह हम लोग 3 सेशन में इसको ख़त्म कर देंगे। ये पहला सेशन हुआ। आगे जो है आपका 2 सेशन और होगा, फिर आपका बंगाल का नवाब ख़त्म होगा, फिर हम लोग अवध करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहीं विराम लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।